हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक्सेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का 2024 मैथमेटिक्स का डिटेल सॉल्यूशन। तो बिना वक्त ज़ाया करे चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर बिल्कुल वैसा ही आया जैसा कि मॉडल पेपर राजस्थान बोर्ड ने जारी किया था। उसी के आधारित सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू है, एचसीएफ और एलसीएम आपको दिया गया है, एक नंबर दिया हुआ है और मिसिंग नंबर को निकालना है। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो है वो ए इंटू बी यानी उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है एलसीएम है 162, एचसीएफ है 27, एक नंबर आपको दिया गया है 54 और दूसरा आपको निकालना है। तो 162 मल्टीप्लाई 27 विल बी इक्वल्स टू 54 इंटू बी। जैसे ही आप 27 को 154 से कट करेंगे ये 2 टाइम पूरा पूरा कट होगा और b की जो वैल्यू आएगी 160/2 दैट इज 81। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज। हमें पता है कि दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़े तो -2 आए और गुणा करने पर -8 आए। ऐसे दो नंबर्स होते हैं 4 और 2। 4 मल्टीप्लाई 2 विल बी 8 और 4 में से 2 जाने पर 2 आएगा। माइनस और माइनस जब भी आपको दिखे तो ये प्लस और माइनस को चेंज कर दिया जाएगा। अल्फा आएगा 4, बीटा आएगा -2, 4 और -2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। Next question, if the twice first number of x is 5 less than 7 times the second number y, इसका मतलब क्या हुआ। पहला नंबर है x, उसका डबल किया गया है, ट्वाइस मतलब डबल, तो डबल कर देंगे हम x का। इज 5 लेस देन, ये 5 कम है, किससे 5 कम है, 7 टाइम्स द सेकंड नंबर y, यानी कि अगर हम y को 7 गुना कर दें और उसमें से 5 को माइनस कर दें तो यही 2x के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। Next question, if the first term of an AP is 2 and common difference is 3, then the nth term will be। हमें पता है nth term निकालने का फॉर्मूला है an equals to a plus n minus 1d। a आपको 2 दिया गया है और d आपको डिफरेंस जो है वो 3 दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, a की जगह जब आप 2 रख देंगे और d की जगह 3 रख देंगे, जैसे ही आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इट विल बी 3n minus 3। 2 में से 3 जाने पर इट विल बी -1 एंड द राइट आंसर विल बी 3n minus 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। देखिए 3 की टेबल पे 5 मल्टीपल्स को आपको ऐड करना है। तो पहला मल्टीपल होता है 3, नेक्स्ट इज 6, 9, 12 एंड 15। इन सभी को ऐड करने पे 45 आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया है। हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हमें पता है कि इस तरफ हाइपोटेन्यूज ही आएगा और हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है जो 90 डिग्री पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपको पता है इसके अंदर पी आर दिया गया है, ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज 90 पे नहीं होती तो P और R के अलावा जो बचेगा वही 90 डिग्री पे, यानी कि Q 90 डिग्री इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन ने पूछा है विच विल बी द राइट एंगल, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज Q। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आपको x से डिस्टेंस निकालना है तो y की वैल्यू ही इसका आंसर होता है। तो x एक्सिस के डिस्टेंस मतलब y की वैल्यू दैट इज 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 2 sin 45 cos 45। cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू ही 1/√2 होती है। अगर मैं यहाँ पे sin 45 की जगह 1/√2 और cos 45 की जगह 1/√2 रख दूं तो √2 और √2 का प्रोडक्ट होगा 2, 2 से 2 कैंसल आउट होगा और आंसर आएगा 1, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। मूविंग देखिए, इफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन विल बी। आपको क्या कर लेना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो चीज़ आपको दी गई है और जो चीज़ नहीं दी गई है उसको 1 मान ले। जैसे किसने कहा है हाइट जो है, तो मैं एक बार के लिए हाइट को 1 मान रहा हूँ, तो इसका 1/√3 टाइम यानी कि वो शेडो हो जाएगी 1/√3। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है
ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होता है वो tan थीटा के नाम से जाना जाता है। परपेंडिकुलर इसमें 1 होगा, बेस इसका 1/√3 टाइम्स होगा। ये सारे रेशियोज में है तो x के कुछ लेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो आपस में कट हो जाएंगे। आपको पता है डिनोमिनेटर जब भी ऊपर आता है तो वो रेसिप्रोकल यानी कि पलट जाएगा, 1/√3 पलट के हो जाएगा √3/1, √3 1 जा √3 होगा। tan थीटा में √3 जो वैल्यू होती है वो 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड ऑफ एनी डायमीटर ऑफ द सर्कल आर। आपको पता है थ्योरम नंबर 10.1 कहती है कि रेडियस के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे टेंजेंट्स होती है। अगर ये भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, ये भी रेडियस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों को इंटीरियर एंगल 90 और 90 के बनेंगे और को इंटीरियर एंगल का सम 180 आ जाएगा। जब भी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आता है तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। ऑप्शन नंबर बी पैरेलल will be the right answer to this question. If the circumference of a circle is 176, then its radius will be। आपको पता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 176। 2 मल्टीप्लाई का इस तरफ जाके डिवाइड में होगा 176 का आधा, दैट विल बी 88। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 से जब आप 22 मल्टीप्लाई का 88 को कट करेगा इस तरफ आके डिवाइड में होके 22 की टेबल में 88 आएगा 4 टाइम्स और डिवाइड का 7 जो है वो यहाँ आके आएगा मल्टीप्लाई के अंदर। 7 मल्टीप्लाई 4 दैट विल बी 28। 28 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस बेहद आसान होते हैं क्योंकि जब आपको पाई ही क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है तो आंसर में कैलकुलेशन काफी हद तक मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। 4 की टेबल में 36 आएगा 9 टाइम, डिवाइड का 3 यहाँ आके होगा मल्टीप्लाई का 3, 9 3 इज 27 और रेडियस का क्यूब जो है वो 27 के बराबर आ रहा है, यानी कि हमें चेक करना है 27 किसका क्यूब होता है, जो कि हमें पता है इट विल बी द क्यूब ऑफ 3। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द मीन ऑफ फर्स्ट 11 होल नंबर्स विल बी। आपको पता है होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं बट हमें एक फॉर्मूला पता है नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का, दैट इज n+1/2। हमें पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम 10 नेचुरल नंबर को जोड़ ले वही 11 होल नंबर्स को जोड़ने के बराबर आएगा। 10 × 11/2 दैट विल बी 55। बट होल नंबर्स में एक 0 होने की वजह से एक नंबर ज्यादा है यानी 11 का डिवाइड लगेगा। 55/11 विल बी 5। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज। मोड सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू को कहा जाता है और इस पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 3, जो कि आया है 5 बार। इसका मतलब 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस है 0.05, तो प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस क्या होंगे? जो हमारा फेवरेबल आउटकम है ई के आने के चांसेस 0.05 है, तो ई के ना आने के चांसेस क्या होंगे? हमें पता है प्रोबेबिलिटी होना और ना होना जब भी जोड़ा जाए तो टोटल आंसर आता है 1। ये हमें पीई यानी कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 0.05, ये प्लस की यहाँ पे आके माइनस होगी यानी 1 - 0.05 that will be 0.95। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स काफी आसान आए हुए हैं। द 11th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये बिल्कुल एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसकी 11वीं टर्म पूछी है। फर्स्ट टर्म है -3, सेकेंड टर्म है -12, तो आप देख के पता लगाए कि डिफरेंस जो आ रहा है वो होगा प्लस का 2.5, क्योंकि -3 से 2.5 बढ़ाने पर -12 बचता है। तो 11th टर्म इसकी आएगी 22, क्योंकि फॉर्मूला होता है a + 10d। नेक्स्ट, cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 और sin 60 की वैल्यू 1/2 और √3/2 आप पुट करेंगे और आपको -12 आंसर मिलेगा। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 154, हमने बार बार इस चीज को मेंशन किया है पहले भी कि 154 जब भी दिखे तब रेडियस 7 होती है, और ये चीज बहुत बार अनगिनत बार एग्जाम में पूछी गई है कि जब भी रेडियस 7 हो तो एरिया क्या होगा, अगर एरिया 154 है तो रेडियस क्या होगी, तो रेडियस इसकी आएगी 7। इफ द रेडियस ऑफ ए कोन इज 6 एंड हाइट इज 8, तो बताएं स्लैंट हाइट क्या होगा? देखिए स्लैंट हाइट जो है वो असल में
एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के फॉर्मूला से आती है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम से। आपको दिख रहा है 6, 8 और 10 ट्रिपलेट्स होते हैं जो कि 3, 4, 5 का डबल होता है। तो मुझे यहाँ पे वैल्यू जो दिखी वो 3 का डबल 6 थी, 4 का डबल 8 थी, इसका मतलब यहाँ भी 5 का डबल 10 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, द इंपीरिकल रिलेशन 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, ये इसका परफेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट, क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 60 एंड 75 इज, क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो जब आप 60 और 75 को ऐड करते हैं तो 135 आपको मिलता है, और 135 का आधा क्या होता है बच्चों, 67.5। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 व्हेन ए डाइस इज थ्रोन। देखिए, हम नॉर्मली लूडो खेलते हैं तो आपको पता है कि डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे जाते हैं, 6 से ऊपर का कोई भी अंक नहीं होता, और जब कोई भी अंक नहीं है इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या होती है, 0। तो इसका आंसर होगा 0, 0। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेरी शॉर्ट यानी कि 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। x इसमें दिया गया है, x एक तरीके का नंबर है जो कि 2 का क्यूब और 3 के स्क्वायर से मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर है। तो x जो दिया गया है वो 2 का क्यूब और 3 के स्क्वायर के बराबर है, y जो है वो 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बराबर है। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है। देखिए, सबसे पहले 2 का स्क्वायर इसके पास भी है, 2 का स्क्वायर इसके पास भी है, यानी क्यूब है तो स्क्वायर तो होगा ही। 3 का स्क्वायर इसके पास भी है और 3 का स्क्वायर इसके पास भी है, मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन चीजें हैं वो है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। एलसीएम निकालने का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर हम 2 का क्यूब ले लें तो ये चीज इसमें इसको भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, और 3 का स्क्वायर दोनों के पास है, तो एलसीएम विल बी 2 क्यूब एंड 3 स्क्वायर। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3, बुक का ही क्वेश्चन है ये भी। x स्क्वायर माइनस 3 को आप 0 के इक्वल रखोगे, माइनस का 3 इधर आके प्लस 3 हो जाएगा और स्क्वायर यहाँ आके रूट बनेगा। जैसा कि हम जानते हैं रूट जो है प्लस और माइनस दोनों के अंदर खुलता है, तो अल्फा विल बी प्लस रूट 3 एंड बीटा विल बी माइनस रूट 3। Solve the pair of linear equations x plus y equals to 14 and x minus y equals to 4। इसको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दे। 14 प्लस 4 18 होता है, और 18 का हाफ क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 होता है। तो x की वैल्यू आएगी 9। 14 और 4 का डिफरेंस करके आधा करने से y आ जाएगा, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्ट करके 14 में से 4 जाएगा तो जैसा कि हम जानते हैं 10 आएगा, और 10 का आधा क्या होता है बच्चों, दैट विल बी 5। 9 और 5 को जोड़ के 14 आता है, 9 और 5 का डिफरेंस 4 होता है। तो 9 एंड 5 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी के ऊपर बेस्ड है। बीपीटी हमें यह सिखाती है कि जब भी एक लाइन पैरेलल हो, इनका रेशियो और इस साइड का रेशियो बिल्कुल बराबर होता है। जैसा आप देख के पता लगा सकते हैं 1.5 का डबल क्या होता है, 3। तो इस साइड भी डबल होना चाहिए भाई, एक तरफ अगर 1:2 आ गया है तो इस तरफ भी 1:2 आना चाहिए। अब यहाँ पे 1 है तो 2 इसका सही आंसर आएगा, है ना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बड़ा ही मजाकिया पेपर दिया है, बड़ा आसान पेपर दिया है और दिल को खुश कर देने वाला पेपर है बच्चों के। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स माइनस ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा माइनस ए। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 इसमें कितना है, x2 इसके अंदर माइनस ए दिया गया है, और x1 कितना है वो आपके जो है वो भी माइनस ए है। माइनस की वजह से और इसका माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस ए हो जाएंगे, यानी a माइनस ए 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है y2 इसमें दिया गया है माइनस ए और y1 दिया गया है प्लस ए। माइनस ए और प्लस ए दोनों का ही माइनस, यानी कि दोनों का ही डिफरेंस जब निकालोगे तो माइनस माइनस जुड़ के हो जाएगा -2a। स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। -2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, और उसका रूट करने पर 4 का रूट आएगा 2a स्क्वायर का रूट आएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर बिल्कुल बराबर दिया है। जब भी बेस और परपेंडिकुलर बराबर होगा ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। आइसोसेलेस का मतलब होता है जिसमें दो साइड इक्वल हो। अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है,
बचे हुए दो एंगल्स भी 90 बनाएंगे, यानी दोनों के दोनों 45 और 45 के एंगल्स होंगे। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 45 डिग्री 45 डिग्री का एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम इट्स फुट इज 60 डिग्री, यानी कि बेस डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है 100 मीटर, बेस डिस्टेंस इसका 100 मीटर दिया गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मीटर्स। आपको इसके हाइट को यानी परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करने के बारे में कहा गया है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है प्यारे बच्चों 60 डिग्री, आपको पता है 60 डिग्री में tan की वैल्यू क्या होती है √3, आंसर आएगा 100 मल्टीप्लाई √3 100 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन आ गया है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, आर्क की लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो होता है 2 पाई आर थीटा बाय 360, 2 से 360 कट होगा तो पाई आर थीटा बाय 180 आएगा। रेडियस कितनी है इसके अंदर 7, आपको पता है पाई जो होता है वो 22/7 होता है। थीटा कितना दिया गया था बच्चों 60 दिया गया था, 60 से आप 180 को कट करेंगे तो आएगा 3, 60 से 180 कट होगा तो आएगा 3, आंसर आने वाला है 22 × 7/7 × 3, 7 से 7 को हम कट कर देंगे, ये 7 से ये 7 कट, आंसर आया 22/3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 1014 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर 1014 के बराबर दिया गया है, मल्टीप्लाई का 6 यहाँ जाके डिवाइड में होगा, 1014 जैसे ही डिवाइड होगा इट विल बी 169 जो कि 13 का स्क्वायर होता है, साइड जो होता है वो 169 का रूट करके निकाला जाएगा, इट विल बी 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर सर्कल के एरिया के 4 गुना के बराबर होता है। अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो सर्कल का एरिया आएगा 154, 154 का 4 गुना करने पे आता है 616, ये आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। पिछले 5 सालों से ये क्वेश्चन हर साल लगातार आते हुए आया है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम √5 को इरेशनल नहीं रैशनल मानेंगे। लेट √5 बी ए रैशनल नंबर, वी कैन डिनोट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। हमें पता है रैशनल नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म को कहा जाता है और फ्रैक्शन p/q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिखाया जाता है। p और q जो होते हैं वो को प्राइम नंबर्स होते हैं। को प्राइम ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो आपस में सेम फैक्टर्स शेयर ना करते हो, यानी कि जैसे 4 और 9 को प्राइम नंबर्स हैं, इनको आप किसी और टेबल से कट नहीं कर सकते। अगर हम कैसे भी करके इन दोनों नंबर्स को प्राइम प्रूव गलत कर दे तो ये अपने आप ही हमारी एम्बिग्युइटी क्रिएट करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारे फैक्ट को, तो ये √5 जो है इरेशनल ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। एक जनरल सी बात है, एक नंबर अगर रैशनल नहीं होगा तो वो क्या होगा, फिर इरेशनल ही होगा। तो हमने √5 को रैशनल नंबर मान लिया है। हम कह सकते हैं कि √5 p/q यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में बताया जा सकता है। दोनों नंबर्स p और q कैसे होंगे, को प्राइम, ऐसे नंबर जो किसी भी सेम टेबल से या सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो हमें पता है √5 p/q के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर किया जाएगा, स्क्वायर करते ही √5 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 5 आएगा, p और q का स्क्वायर आएगा p²/q², डिवाइड का q स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई का 5 इधर आके जगह स्विच कर लेगा। q² p²/5 को कहा जाएगा। p² जो है वो 5 से डिवाइड होके q² एक नंबर दे रहा है। इससे हमें क्या सिद्ध कर सकते हैं, p² जो है वो 5 से डिविजिबल है। अगर p² 5 से डिविजिबल है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का पार्ट कहता है अगर कोई भी स्क्वायर नंबर किसी चीज से डिविजिबल होता है तो नॉर्मल नंबर भी उससे डिविजिबल होगा, यानी p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर p 5 से डिवाइड होता है इसका मतलब p 5 की टेबल में आता है। वो कितनी बार आता है वो नहीं पता, तो हम मानते हैं p जो है वो 5 की टेबल में x टाइम्स आता है, p आएगा 5x के इक्वल। अब p की वैल्यू जो 5x है वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। जैसे ही आप p की जगह 5x रखोगे, यहाँ स्क्वायर होने की वजह से 5 और x का स्क्वायर हो जाएगा, विच विल बी 25x²। 5 से 25 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई का 5 यहाँ से डिवाइड में जाएगा और इससे प्रूव होगा q² भी 5 से डिवाइड होकर x² देता है। जब q² 5 से डिविजिबल है इसका मतलब q भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल। ये हमारे
पूरे के पूरे प्रूफ को गलत साबित कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में माना था P और Q को प्राइम है। को प्राइम नंबर कभी भी सिमिलर टेबल से कट नहीं होते हैं, बट हमारे जो नंबर P और Q है वो 5 से डिवाइड हो रहे हैं। ऐसी एम्बिग्यूटी इसलिए क्रिएट हुई बिकॉज it contradicts the fact that P and Q are co-prime. This contradiction was arisen due to a wrong assumption. हमारे गलत assumption की वजह से ये contradiction arise हुआ है। इसका मतलब √5 जो है वो रैशनल नहीं है, और अगर वो रैशनल नहीं है तो वो irrational होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² माइनस x माइनस 6 के जीरोस को फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें दो ऐसे नंबर्स निकालने पड़ेंगे जो 2 और 6 की मल्टीप्लाई यानी कि 12 के बराबर हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। तो ऐसे नंबर्स होते हैं 4 एंड 3। आपको हमने सिखा रखा है कि 4 और 3 जब भी आप इस तरीके से जीरोस निकालें, बड़े जीरो को लेफ्ट साइड में लिखें, छोटे जीरो को राइट साइड में लिखें, जो आगे कोफिशिएंट हो x² का उसका डिवाइड लगा दें। जैसे ही आप इसमें डिवाइड लगाओगे आपके जीरोस आएंगे 2 और 3/2। अब प्लस और माइनस का डिसीजन कैसे करें सर? तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference of two number is 26 and one number is 3 times the other number। देखिए इधर कह रहा है कि दो नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 26 है, यानी x माइनस वाई जो है वो 26 के इक्वल आ रहा है। द नेक्स्ट फैक्ट इज वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। दैट मीन्स ये जो बड़ा नंबर है x, ये 3 गुना है y का। जैसे ही आप x की वैल्यू 3y सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये आएगा 2y इज इक्वल्स टू 26, यानी y की वैल्यू आएगी 13। अगर y 13 है तो x इसका 3 गुना था, विच विल बी 39। तो दो आंसर आपके आ गए, y की वैल्यू 13 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके 39। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question is based on basic proportionality theorem। basic proportionality theorem कहती है जब भी ये दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो, तो जो रेशियो इनका आएगा वही सेम रेशियो इनका आएगा, यानी कि दोनों के रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x बाई 2 अपॉन x माइनस 1। डिवाइड का x माइनस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा x² माइनस x। इधर से x माइनस 2 और x प्लस 2 यानी a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी बन रही है, विच विल बी x² माइनस 4। x² से x² कट होगा, x की वैल्यू 4 आएगी, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If the distance between the points x, 3 and 5, 7 is 5 units, then find the value of x। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट्स दी गई है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए सभी डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। हमने सिखाया है कि जब भी दो नंबर्स प्लस के अंदर हो, दोनों नंबर पॉजिटिव हो, तो इनका डिफरेंस लेके स्क्वायर किया जाए, यानी कि x माइनस 5 करके इसका स्क्वायर कर देना चाहिए। 3 और 7 भी पॉजिटिव नंबर है, इनका भी डिफरेंस लेके स्क्वायर किया जाए। 7 और 3 का डिफरेंस जो होता है वो होता है 4 का स्क्वायर इक्वल्स में आएगा 5। इस पूरे के ऊपर लगता है रूट इधर जाके बनेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर। इधर है 4 का स्क्वायर विच विल बी 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a² प्लस b² माइनस 2ab इस तरीके से सॉल्व होगा। आप लोग देख पा रहे हैं दोनों तरफ 5 का स्क्वायर है, तो ये कट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो गई है। इक्वेशन है x² माइनस 10x प्लस 16। मल्टीप्लाई करके हमें 16 लाना है, ऐड करके 10 लेकर के आना है। ऐसे नंबर्स होते हैं 8 और 2। 8 2 is 16, 8 प्लस 2 is 10। हमारे जो दो वैल्यूज पॉसिबल हैं x की, वो 8 या फिर 2 होगी। नेक्स्ट, इफ tan a इक्वल्स टू 1, देखिए tan में 1 जो है वो 45 डिग्री पे आता है। इसी से हमें पता चल गया a जो है वो 45 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 sin a cos a, ये क्वेश्चन पहले ऊपर भी आ चुका है, इसका आंसर 1 होता है। 2 sin 45 cos 45, MCQ में ये क्वेश्चन पहले ही आ चुका है। sin 45 1/√2, cos 45 is also 1/√2। That means 2 multiply 1/2, which is equals to 1. Next question, the top of two pillars whose heights are 20 meter and 14 meter are connected by a wire. If the wire makes an angle of 30 degree with the horizontal line, then find the length of the wire। यानी कि एक पोल है जिसकी हाइट 20 है, दूसरे पोल की हाइट है 14, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल ये इमेजिनरी लाइन है एक,
इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। 20 और 14 का डिफरेंस यानी कि इतनी सी हाइट आएगी विच विल बी 6। जब भी 30 डिग्री आए और हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो 6 का डबल यानी कि 12 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। साइन 30 परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। परपेंडिकुलर इसमें 6 है, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 2 12, इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 दी गई है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 दी गई है। यहाँ पे आपको पता है थ्योरम नंबर 10.1 कहती है कि रेडियस जो होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया जाता है। 3 4 5 आर कॉमन ट्रिपलेट्स जो आप सभी को याद होने चाहिए। आप 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 4 का डबल यहाँ पे क्यों? क्योंकि क्लास 9th की भी एक थ्योरम है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यानी ये कॉर्ड जो है बराबर दो हिस्सों में बाइसेक्ट हुई है सेंटर की वजह से। ये 4 है तो ये भी 4 होगा। दैट विल मेक द लेंथ ऑफ कॉर्ड 4 का डबल which will be equals to 8. Length of chord will be 8 centimeter. Next question. An arc of circle of radius 21 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of sector formed by the arc. Area of sector का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। आपको यहाँ पे थीटा 60 दिया गया है, इसका मतलब जब आप थीटा बाई 360 निकालेंगे तो थीटा की जगह 60 पुट करेंगे और 60 से 360 जो है वो कट हो जाएगा 6 टाइम, यानी 1/6 जो है आपको एक सर्कल के 1/6 हिस्से को निकालना है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। रेडियस आपको 21 दिया गया है तो 2 बार हम 21 को लिखेंगे और यहाँ पे 6 हमारे पास पहले से ही पड़ा था। 7 3 21 होता है, यहाँ से 21 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 22 को कैंसिल करके 11 आएगा। 11 × 21 इज इक्वल्स टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सेक्टर का एरिया आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 154। मैंने बार बार रिपीट किया है 154 एक ऐसी वैल्यू है जो हर एक 10th के एस्पायरेंट को याद होनी चाहिए। 154 हमेशा एक रेडियस 7 वाले सर्कल का एरिया होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो रेडियस आने वाली है वो 7 आने वाली है। इसी एक लाइन से आप ये चीज निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा है हाइट है 15, फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। तो 2 पाई होगा 22/7, रेडियस जो है वो 7 है, यहाँ पे आएगा 15, 7 से 7 हो जाएगा कट, 15 4 60 × 11 660 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके अंदर पहले से ही आपको x दे रखा है। यूजुअली आपको क्लास मार्क निकालना पड़ता है बट इसमें ये पहले से गिवन है, तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन fi अपॉन fi। इसका मतलब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। 8 5 विल बी 40, 6 6 36, 12 7 84, 8 7 56, 9 5 45 एंड 10 6 60। इन सभी को हम ऐड कर लेंगे। इट विल बी 321। 321 इसका एडिशन करके सम आ रहा है और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी 8 6 12 इन सबको ऐड करके इट विल गेट 44। तो 44 का यहाँ पे हम डिवाइड लगाएंगे। 44 का डिवाइड करके अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.29 के आसपास। ये इसका अप्रोक्स आंसर है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एक चाइल्ड जो है वो डाइस के साथ खेल रहा है जिसके 6 पीसेस हैं। ऐसे क्वेश्चन 8th क्लास में आया करते थे, पता नहीं 10th में कैसे दिए जा रहे हैं। 6 फेसेस है इसके, 6 के 6 फेसेस पे 2 जगहों पे ए लिखा गया है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है ए की ही प्रोबेबिलिटी बताएं, तो हमें पता है पूरे 6 में से ए जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए विल बी 1/3। ये आ जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। डी की जो प्रोबेबिलिटी है वो एक ही है, डी हमारे पूरे 6 के 6 आउटकम में से, इसका मतलब 1/6 होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने के चांसेस कितने होंगे प्यारे बच्चों? 1/6।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सेक्शन बी जो है वो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने आते हैं। इसमें सम नहीं पूछा है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे लास्ट एक्सरसाइज एपी के उसमें भी दिया गया है, बट वो सम का क्वेश्चन है, इसने सिर्फ नंबर ऑफ मल्टीपल्स पूछे हैं। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स 10 के बाद जो 4 की टेबल में आता है वो 12 आता है, 12 के बाद आएगा 16, उसके बाद 20, इस तरीके से चलते चलते 248 तक ये अपनी सीरीज चलेगी। हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एपी की जनरल टर्म का, विच इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1t। लास्ट टर्म आपको दी गई है 248, फर्स्ट टर्म है 12, डिफरेंस जो है वो 4 यहाँ पे दिया गया है। हम इसको करेंगे सॉल्व। प्लस का 12 जो है यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस में, इट विल मेक 236। मल्टीप्लाई का 4 जो है वो डिवाइड में जाएगा, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, ये आएगा आपके 59 इक्वल्स टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर जाके प्लस होगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो कि 4 से डिविजिबल होती है वो आएगी 60 टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में है, ये कह रहा है कि सम ऑफ ऑड नंबर्स बताएं 0 से 150 तक। देखो ऑड नंबर्स की सीरीज कैसे चलेगी, 1 3 5, इस तरीके से चलते चलते 49 तक चलेगा। और हमें पता है 0 से 50 के बीच में आधे ऑड होंगे आधे इवन होंगे, इसका मतलब 25 ही ऑड नंबर आएंगे 25 ही इवन नंबर आएंगे। और जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जोड़ा जाता है तो जितने ऑड नंबर्स को जोड़ते हो उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर आप 25 ऑड नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो इसका स्क्वायर कर दो, 625 ही उसका सम होगा। ये रूल हमने क्लास 8 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के टॉपिक के अंदर पढ़ रखा है। जब भी कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स को जोड़ते हो, जितने स्क्वायर नंबर को जोड़ते हो उसी का स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए ये सारे जो 8th के क्वेश्चन है वो 3-3 मार्क्स में आ रहे हैं 10वीं बोर्ड के एग्जाम में। If the points A 6,1, 8,2, 9,4 and P,3 are vertices of parallelogram, find the value of P। ये एक पैरेललोग्राम आपको दिया गया है, इसके 4 वर्टिसेस हैं 6,1, 8,2 और 9,4, साथ में P,3। P की वैल्यू पूछी है। देखो P जो है वो x की वैल्यू है, x एक्सिस की वैल्यू है, एब्सिसा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि हमें पता है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम इसको यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट कर रहा है तो मिड पॉइंट होगा। 6 + 9 क्या होता है 15, 15 का आधा क्या होगा 15/2। यहाँ पे आप 15/2 रख ले, ये x की वैल्यू है, क्योंकि p भी x एब्सिसा को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। p + 8 अपॉन 2 करेंगे, अगर p यहाँ से भी मिड पॉइंट निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आना चाहिए। तो ये आएगा 15/2 के बराबर, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, 15 में से 8 जैसे ही सब्ट्रैक्ट होगा ये आएगा 7, यानी p की वैल्यू कितनी आ रही है 7। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3। ये एक लाइन है -1, 7 और 4, -3, इसको डिवाइड किया गया है 2:3 के अंदर। आपको x और y यानी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला होता है m1x2 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सेम फॉर्मूला y के फॉर्मेट में लगेगा, जहां भी x दिख रहा है वहां पे y लिख देंगे। तो मैं x और y को एक साथ में निकालूंगा। x क्या होता है, यहाँ पे आ जाएगा m1 है 2, x2 कितना है 4, यहाँ पे m2 कितना है 3 और x1 कितना है -1। 4 2 जा 8, 8 में से 3 गया 5, 5/5 क्या आएगा 1, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। ऐसे ही हम y की वैल्यू निकालेंगे, m1 y2 इज -3, m2 y1 इज 7, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 21 में से 6 जाएगा तो बचेगा 15/5 विच इज 3, यानी कि x आएगा 1 और y की वैल्यू आएगी 3। ये था इसका आंसर। आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस। देखें हमारे सर्कल चैप्टर के अंदर 8th और 11 क्वेश्चन हमने पहले भी इंपॉर्टेंट आपको बताए थे कि एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं क्वेश्चंस के हैं, और ये बिल्कुल आए भी हैं। 8th क्वेश्चन के अंदर हम ये प्रूव करते हैं कि ये जो AB और CD है वो AD और BC के इक्वल होता है। ऐसा कैसे आता है, थ्योरम 10.2 कहती है कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाई जाती है वो बराबर होती है, यानी कि AP जो है वो किसके बराबर आता है AS के बराबर आता है।
ठीक है, ऐसे ही बीपी किसके बराबर आएगा, बी क्यू के बराबर आएगा, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू। सिमिलरली आप यहां से सी पॉइंट से ये सी आर जो होगा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा सी क्यू के बराबर। और बिल्कुल इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट डी से डी आर किसके इक्वल आएगा, डी एस के बराबर। इस सारी इक्वेशंस को जब आप जोड़ दोगे, एक सेकंड, इन सभी इक्वेशन को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एपी और बीपी जुड़ेगा, एपी और बीपी जुड़ के एबी बनता है, यहां आएगा एबी। सीआर और डीआर मिलेगा, सीआर और डीआर जुड़ के क्या आता है, सीडी, इधर आ जाएगा सीडी। इस तरफ एएस और डीएस ये दोनों ऐड होके एडी आएगा, एडी। और उसी के साथ में बीक्यू और सीक्यू जुड़ के आ जाएगा बीसी साइड। ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन मिला है। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इसमें एक स्टेप फर्दर आपको ऐड ऑन करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ने रोम्बस प्रूव करने को कहा है। देखो, कोई भी पैरेललोग्राम रोम्बस कब होता है, जब उसकी चारों साइड बराबर हो जाती है। किसी भी तरीके से मैं एडजेसेंट साइड यानी पास पास की दो साइड को बराबर ले आया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि पास पास की साइड बराबर होगी और ऑपोजिट साइड कोई भी पैरेललोग्राम में बराबर पहले से होती है, उससे चारों साइड्स बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन में ये पैरेललोग्राम पहले से दिया हुआ है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ए बी जो है, ए बी एक साइड है, इसकी ऑपोजिट साइड बिल्कुल इक्वल होगी, किसके बराबर होगी, सी डी के। सिमिलरली यहाँ पे ए डी वाली साइड किसके बराबर होगी, बिल्कुल बी सी के बराबर होगी, ए डी जो है वो बी सी के बराबर आएगी। अब ये जो वैल्यूज है ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जहां ए बी दिख रहा है वहां सी डी लिखने से 2 सी डी यानी 2 सी डी हो जाएगा, और यहाँ पे ए डी की जगह बी सी लिखने से 2 बी सी हो जाएगा। 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, CD और BC बिल्कुल बराबर आ गया। यहाँ BC जो आप समझ रहे हैं वो बिल्कुल नहीं है, CD और BC दो साइड्स के नाम हैं, पास पास की दो साइड्स बराबर हो गई है CD और BC। कभी भी दो एडजेसेंट साइड्स बराबर होती है तो ऑपोजिट साइड्स को हम इक्वल ले सकते हैं। हमें पता है AB जो है वो CD के बराबर है और CD जो है वो BC के बराबर है, और BC जो है वो खुद AD के बराबर है। इसका मतलब चारों साइड्स बराबर। जब भी चारों साइड्स बराबर वो क्या होता है बच्चों, वो होता है रोम्बस। तो ये प्रूव हो गया, बड़ा आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के ऊपर आधारित है। अगला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, वही जो पापा कहते हैं मत लेके आना वरना बेल्ट से मारेंगे, वो नहीं है बच्चों। ये कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी ऐसे एंगल जिनको जोड़ करके 180 आ जाए। तो ये जो आमने सामने वाली साइड्स हैं ए बी और सी डी, इनके जो एंगल्स बन रहे हैं सेंटर की तरफ, इनका सम आना चाहिए कितना, 180। ये हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, हम कोई भी दो पास पास के ट्राइंगल को उठाएंगे और उनको सिमिलर या फिर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। उनको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको पता है थ्योरम नंबर 10.2 क्या कहती है, एक पॉइंट से बने हुए दो टेंजेंट्स हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब सी आर किसके बराबर होगा, सी क्यू के बराबर होगा। सी आर जो है वो सी क्यू के बराबर आ गया। ये जो पॉइंट है इसको हम ओ नाम दे देते हैं, ओ मतलब ये सेंटर पॉइंट। यहाँ से ओ सी जो है वो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है, तो ओ सी जो है वो कॉमन आ गया दोनों के दोनों ट्राइंगल्स में। आपको ये बात समझ आ गई होगी, मैं इन दो ट्राइंगल्स को, पास पास वाले दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो लास्ट में ओ आर और एक और जो साइड मिल रही है ओ क्यू, ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम बोलते हैं रेडियई। रेडियसस नहीं बोलते, रेडियई बोलते हैं। तो ये तीनों साइड बराबर आने से साइड 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 क्राइटेरिया लगेगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ प्यारे बच्चों की ये जो एंगल्स थे, एंगल 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जो एंगल्स बनाए हैं हमने, ये सभी के सभी एंगल्स, एक सेकेंड, इसके अंदर एक एंगल मिसिंग है, 8 एंगल्स बनेंगे। थोड़ी सी हमारे टेक्निकल टीम से ग्लिच हो गया है, एक लाइन और आएगी इसके अंदर, वो आएगी इस जगह पे, यहाँ पे। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा बच्चों में। ये बनेंगे हमारे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल आएगा, किससे आएगा, CPCT से। CPCT का मतलब क्या होता है, 7 8 के तो ये सारा नहीं करना होता, आपको एक वर्ड सीखना होता है, सिमिलरली। बस इसी प्रकार से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा,
एंगल 5 जो है 6 के इक्वल आ जाएगा, एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल आ जाएगा। इन सब का फायदा क्या हुआ, हमें पता है जब भी सारे के सारे एंगल्स को जोड़ोगे, एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, इनका सम कितना होता है 360 होता है, 360 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। तो ये सभी के सभी एंगल्स जुड़ के कितना सम देंगे, ये देंगे 360 डिग्रीज। ये सभी सॉल्यूशन में एकदम डिटेल में लिख रहा हूँ और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये सभी का सभी 360 डिग्री के इक्वल आएगा। आपको पता है ये सारे के सारे एंगल मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो सिर्फ ऑपोजिट साइड से बनने वाला एंगल चाहिए। ऑपोजिट साइड से एंगल कौन से बन रहे हैं, 1 8 बन रहा है, 5 4 बन रहा है, बस ये दो एंगल्स मुझे चाहिए, बाकी सब मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो मैं इसको क्या करूंगा, हटाऊंगा। तो जहां भी मेरे को 6 7 2 3 दिखेंगे इनको मैं हटा दूंगा। 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ। 1 और 1 दो बार आने की वजह से ये दो एंगल 1 हो जाएंगे। 3 और 4 जो है, यहाँ पे मुझे 3 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं 3 की जगह 4 लिख दूंगा। 4 और 4 क्या हो जाएंगे, दो बार एंगल 4 हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे को 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 को हटाऊंगा नहीं। 6 की जरूरत मुझे बिल्कुल भी नहीं है, 6 की जरूरत नहीं है, तो मैं 6 की जगह क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। इससे दो एंगल 5 हो जाएंगे। तो आप इस बात को समझ गए, जो एंगल्स हमें चाहिए वो डबल हो जाएंगे। 1 भी दो बार आएगा, 4 भी दो बार आएगा, 5 भी दो बार आएगा और 8 भी क्या आएगा, दो बार आएगा। ये सभी के सभी 360 के बराबर आ रहे हैं। आप सभी को दिख रहा होगा इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 2। तो हम 2 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड की तरफ भेज देंगे। इससे हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको पता है 1 और 8 जो एंगल बन रहा है वो उसका नाम क्या है, COD। उसका नाम है COD। प्लस में एंगल दूसरा क्या बन रहा है, AOB एंगल। ये दोनों के दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। L फॉर लोअर लिमिट, H मतलब क्लास की विड्थ क्या है, क्लास का साइज क्या है, N मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, जिसको हम समेशन F भी बोलते हैं। CF को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। उसको निकालने के लिए आपको एक अलग से टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि मैंने यहाँ पे तैयार करके रखी है। डेटा दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी क्लास की जो विड्थ है, क्लास का जो साइज है वो कितना है, 10 है। तो H की वैल्यू 10 यहाँ से हमें मिल गई। इसके बाद हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी जो है वो 428 इस तरीके से दी गई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इनको ऐड करके आती है, डायगोनली ऐड कर दो। 4 का 4 लिखेंगे, 4 में 28 जुड़ेगा, 32 32 प्लस 42 74 74 प्लस 20 94 94 प्लस 6 100। ये जो लास्ट वैल्यू आती है इसको आप टोटल समेशन FI बोलते हैं, जिसको N के नाम से जाना जाता है। N का आधा करोगे यानी 100 का आधा करोगे, 100 का आधा क्या होता है बच्चों, 50। 50 जो है चेक करना है यहाँ के टेबल के अंदर किस में रिलाई करेगा। देखो 32 तक के सारे नंबर्स यहां तक पड़े हैं, यानी कि 32 से लेकर के 74 जो आ रहा है वो इस क्लास में कहीं छुपा पड़ा है। इसी क्लास को आप किस नाम से जानते हो, इस क्लास को आप जानते हो मीडियन क्लास के नाम से। तो ये है मीडियन क्लास। अब जो भी आपकी वैल्यूज है जो हमें इस फॉर्मूला में पुट करनी है, वो सारी वैल्यूज मीडियन क्लास से मिलेगी, एक्सेप्ट फॉर CF मीडियन क्लास से नहीं होता, वो एक छोटी वैल्यू होती है। तो यहाँ से लोअर लिमिट जो है, लोअर लिमिट इसको कहा जाता है इस क्लास इंटरवल के अंदर छोटी वैल्यू को। ये है 20, लोअर लिमिट है 20, ठीक है। लोअर लिमिट आ गई 20। फ्रीक्वेंसी कितनी है 42, फ्रीक्वेंसी है 42। इसके ऊपर CF जो होगा वो कम वैल्यू होती है, 74 आप नहीं ले सकते, क्योंकि फॉर्मूला में n/2 में से CF सब्ट्रैक्ट हो रहा है। CF अगर n से बड़ा होगा, सॉरी n/2 से बड़ा होगा तो आंसर माइनस में आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। आप क्या लोगे, 32 लोगे, यहाँ पे आ जाएगा CF 32। ये सारी वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो n/2 था 50, 50 में से 32 चला गया, अपॉन में क्या है 48, इधर क्या है 20 और मल्टीप्लाई में क्या है 10, ठीक है। तो 18 आएगा 50 में से 32 सब्ट्रैक्ट करने पर। 18 को जब आप 42 से डिवाइड करोगे तो 6 की टेबल से 3/7 टाइम कट हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 10 से होती है तो कितना आता है बच्चों, आता है 30। 30 का जब 7 से डिवाइड लगता है तो 4.28 जुड़ के आएगा, 24.28 आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है। सेंट्रल टेंडेंसी हमेशा अप्रॉक्स वैल्यूज के अंदर ही आती है। अगला क्वेश्चन जो है इसके और में है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं इसी को ही चूज करता,
क्योंकि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव डेटा है इसके अंदर, बट कोई बात नहीं, हम इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। इसने कहा है फ्रीक्वेंसी जो है वो 21.5 आपको, सॉरी मीन जो है वो 21.5 आपको दिया हुआ है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन आपके बुक में भी है जिसका आंसर 20 आता है। इसमें जो दिया गया है, इसमें x की वैल्यू दे दी है, यानी क्लास मार्क आपको दे दिया है। क्लास मार्क दिया है तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा हम लंबा नहीं चलेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करके हम बताते हैं। तो बच्चों क्या होगा, देखो fx निकालने के लिए 6 5 जो होगा वो होगा 30, 15 4 हो जाएगा 60, 25 3 is 75, 35 इंटू के 35 के, 45 2 आ जाएगा 90। ठीक है, ये हमारे पास fx आ गया। इस सिग्मा fx को जोड़ करके आ रहा है 255 प्लस 35 के, अपॉन में क्या आ जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है 6 4 10 3 13 2 15, 15 प्लस के आ रहा है, इसको आपको यहाँ पे रख दिया है। ये मीन की वैल्यू जो है 21.5 आपको दी हुई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें बच्चों, 15 की मल्टीप्लाई 21.5 से होगी तो आंसर आ जाएगा 322.5, यहाँ पे आ जाएगा 322.5। के की मल्टीप्लाई 21.5 से होगी तो आ जाएगा 21.5 के, इस तरीके से। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जगह कम है थोड़ी सी। इक्वल्स में आएगा 255 और प्लस में आ जाएगा 35 के। देखें इधर 255 प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, वो माइनस में होगा। 322.5 में से 255 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा लगभग 67.5, 67.5 आ जाएगा। 21.5 के जो है वो इस तरफ आके माइनस होगा 35 में से, 35 में से 21.5 जाने से आता है आपके 13.5 के, 13.5 के। देखो 135 का 5 गुना ही 675 लगभग बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है। तो के की जो वैल्यू है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है के, उसकी वैल्यू आएगी 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमने सारे कर लिए हैं। अब आता है सेक्शन डी, जो कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आएगा, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन आया है इस बार। द एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम बोलते हैं, वो है ट्राइंगल का जो 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, बेस से कम है। तो अगर हम बेस को x+7 लेकर के चलते हैं, उससे 7 कम ही क्या है आपका एल्टीट्यूड, यानी कि परपेंडिकुलर है। अगर ये x+7 है तो ये x होगा। हाइपोटेन्यूज इसकी 13 है। आपको हमने ट्रिपलेट्स बार बार याद करने को कहा है ताकि ये क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में निपट जाए। कैसे निपट सकता है, आपको अगर ट्रिपलेट्स याद हो तो पता होगा 5 12 17 एक ट्रिपलेट होता है। इससे x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, 5 आ रही है। अगर आप इसको डिटेल में सॉल्व करना भी चाहें तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं, वो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आपका होमवर्क ही समझे। बाकी होमवर्क कौन करता है एग्जाम होने के बाद, x² + x+7 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वैल्यू आएगी 5। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ रही है और 7 + 5 विल बी 12। तो जो दो साइड्स हैं, इसने कहा है बची हुई दो साइड्स निकाल के बनाए, तो बची हुई दो साइड्स आएगी 5 और 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स है और वो भी कॉन्जिक्यूटिव है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार आने वाले। अब देखो, अगर एक नंबर x है तो अगला नंबर कौन होगा, अगला नंबर होगा x+1, क्योंकि लगातार आने वाले नंबर्स है ना ये। जैसे 2 के बाद 3 आता है तो x के बाद x+1 आएगा, एक एक ऐड ही तो करना होता है। इन नंबर्स के सम ऑफ स्क्वायर्स, सम भी करो, जोड़ो भी और उनका स्क्वायर भी करो। तो सम ऑफ स्क्वायर्स करेंगे तो हमने उन दोनों नंबर्स को जोड़ा भी और उनका स्क्वायर भी कर दिया। x का स्क्वायर क्या होगा, x², x+1 का स्क्वायर यानी कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab = 365। x² और x² क्या होगा, 2x², 2x² यहाँ पे हमने लिख दिया। इधर जो है 2x जो है वो यहाँ पे पड़ा है, प्लस का 1 जो है वो यहीं पे है। 365 प्लस का यहाँ आके माइनस होगा, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 364। ये सारी नंबर जो है, ये सारी की सारी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो हम इसमें से 2 कॉमन लेके कट कर देंगे, जो कि आएगा x² + x - 182। 182 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट्स अगर आप देखें तो शायद 13 और 14 का कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट जो है 182 होता है, यानी इसके फैक्टर आएंगे 13 और 14। और आपको हम सिखा चुके हैं, जब भी आप अल्फा और बीटा निकालें तो इन फैक्टर्स को यहाँ पे लिख लें। वेट अ सेकंड,
14 और 13। फिर क्या करें, अगर पीछे माइनस आ रहा है, पीछे अगर माइनस आ रहा है तो साइन अलग अलग होंगे, आगे वाले प्लस को माइनस कर दें, इसको कर दें प्लस। तो कुल मिला के 13 और 14 आपका आंसर आएगा। इन दोनों को लगातार जो स्क्वायर करके जोड़ा जाए तो 182 जो है इसका सम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 196 और ठीक है 169, नहीं 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 13 और 14 कैसे आएगा? 182 जो है 19, ठीक है 13 एंड 14 ही आएगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो आपके आ गया है ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी आसान दिए गए हैं, इसको हम करेंगे सॉल्व। कॉसेक जो होता है वो क्या होता है? 1 बाय साइन। कॉट जो होता है वो हो जाएगा कॉस बाय साइन, और इसका हो रखा है स्क्वायर। ऊपर आ रहा है 1 माइनस कॉस, नीचे आ रहा है साइन। स्क्वायर जब खुलेगा तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा साइन का स्क्वायर। सभी बच्चों को पता है साइन का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। दोनों में फ़र्क समझना बच्चों, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ये इंडिविजुअल स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1 ही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 माइनस कॉस का स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी 1 प्लस कॉस, ए माइनस बी 1 माइनस कॉस। तो ये जो 1 माइनस कॉस है ऊपर दो हैं तो एक को हम कट कर देते हैं। 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, यही इसका सही आंसर है। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 लाइन भी नहीं टिक पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन है। तो सबको जब भी आपको कुछ ना समझ आए, कुछ नया क्वेश्चन लगे एनसीईआरटी का, तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए सबको साइन और कॉस में चेंज करने का। तो इसमें हम यही करना प्रेफर करेंगे। कॉसेक को अगर मैं बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन माइनस साइन, सेक हो जाएगा 1 बाय कॉस माइनस कॉस, टेन हो जाएगा 1 बाय नहीं साइन बाय कॉस, टेन हो जाएगा साइन बाय कॉस, कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन। तो ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए। इन सबको 1 की इक्वल लेकर के आना है। चेक करते हैं, देखिए साइन ए इंटू साइन ए होता है साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ऊपर आ रहा है यानी कॉस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है साइन ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, नीचे आ रहा है कॉस ए। इधर की बात करें एलसीएम लेंगे तो नीचे कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए, और ऊपर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का रिलेशन 1। देखो नीचे भी दो बार साइन आ गया है, प्रोडक्ट है, ये सारा मल्टीप्लाई में चल रहा है। नीचे कॉस भी क्या आ गया है? 2 बार में आ गया। तो इसका मतलब ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये सभी कट हो रहे हैं, ये सभी के सभी कट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 2 बार आ गया तो ये साइन स्क्वायर कट, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ये भी 2 बार आ गया तो कॉस स्क्वायर कट। बचा हमारे पास सिर्फ 1 ही है, सबका मालिक एक। तो ये आपके जो है 1 आंसर आ रहा है, जो कि किसके बराबर है? राइट हैंड साइड के बराबर है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका पेपर जो है वो समाप्त। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोड निकालने का तरीका है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो देखें मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास जो होती है वो होती है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। इस पूरे के अंदर आप देखोगे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, तो इसको नंबर 1 का प्रमाण दे दो। ये है हमारी F1 फॉर्मूला 1 फ्रीक्वेंसी 1। अगला जो नंबर होता है उसको 2 बोला जाता है, पिछला जो होता है वो फ्रीक्वेंसी 0 फ्रीक्वेंसी है, इसको आप मॉडल क्लास बोलेंगे। तो इसमें जो लोअर लिमिट है 3, तो इसको L का नाम दे देंगे, L है आपके 3।
क्लास की विड्थ कितनी आई है? क्लास की विड्थ है 3 से अगर 5 हो गया है तो क्लास विड्थ 2 है। 3 to 5 में गैप कितना है, डिफरेंस कितना है? 2 है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला जो है, इसके अंदर आपको और क्या वैल्यूज चाहिए? बस इतनी वैल्यूज चाहिए, फटाफट इसको पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो L जो है वो 3 आ गया, हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं, प्लस का प्लस पड़ा है। F1 माइनस F0, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, ये लो भाई 1। डबल ऑफ F1, 8 का डबल 16, 16 में से 7 और 2 9 जाएगा तो बचेगा 7, 1/7। और क्लास की जो विड्थ है, जो h है वो 2 है, तो 2/7 आ रहा है इसके अंदर, तो 3 प्लस 2/7 ऐसा बच रहा है। ठीक है, तो 7 का जब 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 0.28। 3.28 इसका फाइनल आंसर आ गया। 3.28 ये लगभग अप्रोक्सीमेट आंसर है। ठीक है, तो क्लास इसी के साथ ये पूरा का पूरा पेपर जो है हमने डिटेल में सॉल्व किया। ये सभी मैं पहले भी कह चुका हूँ, इसकी जो पीडीएफ है डिटेल सॉल्यूशन की, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ हो, अगर ना भी हुआ है तो निराश ना होइए, कोई बात नहीं। धन्यवाद, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।